एशिया में क्या एक नया पावर ब्लॉक तैयार हो रहा है? क्या चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और जापान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने पूरे इंडो पैसिफिक की रणनीति बदलने के संकेत दे दिए हैं? रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और हाईटेक टेक्नोलॉजी, इन सभी मोर्चों पर भारत और जापान ने एक साथ बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची को अपनी छोटी बहन बताया। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी। आखिर इस संदेश का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक संबोधन था या दुनिया को दिया गया एक बड़ा कूटनीतिक संकेत? नवभारत टाइम्स पर राम की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि भारत और जापान के बीच कौन कौन से बड़े समझौते हुए, रक्षा और एआई पर क्या फैसला लिया गया, हिंद प्रशांत में इसका क्या रणनीतिक असर हो सकता है और क्यों दुनिया की नजरें अब नई दिल्ली और टोक्यो की इस साझेदारी पर टिक गई हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत और जापान के रिश्तों ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची की मौजूदगी में दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और कई अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये केवल कागजी समझौते नहीं माने जा रहे, बल्कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन हुआ उसने सबका ध्यान आकर्षित किया। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सनाई तकाइची को अपनी छोटी बहन बताया। यह केवल व्यक्तिगत गर्मजोशी का संकेत नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच वर्षों से बने भरोसे, सम्मान और मित्रता का संदेश भी था। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे शब्द अक्सर रिश्तों की गहराई को दर्शाते हैं और दुनिया के लिए एक स्पष्ट संकेत छोड़ते हैं कि भारत और जापान केवल साझेदार नहीं, बल्कि भरोसेमंद मित्र भी हैं। बैठक के दौरान जिन क्षेत्रों पर सबसे अधिक जोर दिया गया उसमें रक्षा सहयोग सबसे प्रमुख रहा। दोनों देशों ने रक्षा तकनीक, सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक समन्वय को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये क्षेत्र आने वाले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दिशा तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में विश्वास ही सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी है। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में G7 सम्मेलन में भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। उनके मुताबिक भारत और जापान का रिश्ता इसी भरोसे की मजबूत नींव पर खड़ा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच दशकों से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में सफल सहयोग देखने को मिला है। अगर भारत के विकास की बात करें तो जापान का योगदान लंबे समय से बेहद अहम रहा है। मेट्रो परियोजनाओं से लेकर औद्योगिक कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, ऑटोमोबाइल सेक्टर और विनिर्माण उद्योग तक जापानी निवेश ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब दोनों देश इस सहयोग को नई तकनीकों और भविष्य की अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सहयोग को लेकर हो रही है। आज पूरी दुनिया चिप निर्माण और एआई तकनीक को लेकर प्रतिस्पर्धा में है। ऐसे समय में भारत और जापान का इस क्षेत्र में साथ आना दोनों देशों की तकनीकी क्षमता और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई दे सकता है। इससे न केवल उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि रोजगार, शोध और नवाचार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर
स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस और बायोटेक में आज किए गए एग्रीमेंट से हम ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भी योगदान देंगे। भारत का स्केल और जापान की क्वालिटी को जोड़कर हम अफोर्डेबल, रिलायबल और एडवांस हेल्थ सॉल्यूशंस दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। भारत और जापान के बीच डिफेंस, सेमीकंडक्टर, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और रणनीतिक सहयोग को लेकर तेजी से बढ़ती साझेदारी को एशिया की सबसे अहम जियोपॉलिटिकल घटनाओं में माना जा रहा है। इसे चीन के लिए एक झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों का उद्देश्य चीन पर अत्यधिक निर्भर वैश्विक सप्लाई चेन का विकल्प तैयार करना और इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता को मजबूत करना है। इस साझेदारी का सबसे बड़ा असर चीन पर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जापानी कंपनियां धीरे धीरे अपने निवेश का एक हिस्सा चीन से निकालकर भारत की ओर बढ़ा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत जापान सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि चीन की आर्थिक और रणनीतिक बढ़त को चुनौती मिल सकती है। रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियां चीन के लिए चिंता का विषय है। भारत और जापान नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा सहयोग और हिंद प्रशांत में स्वतंत्र एवं खुले समुद्री मार्गों के समर्थन पर लगातार काम कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश दिखाई देती है। हालांकि यहां पर यह कहना पूरी तरीके से सही नहीं होगा कि भारत जापान के बीच कुछ डील्स से चीन को तत्काल बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है, क्योंकि चीन अब भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। लेकिन लगातार मजबूत होते भारत जापान संबंध लंबे समय में चीन के लिए कंपटीशन बढ़ाने वाले फैक्टर जरूर साबित हो सकते हैं। दुनिया के कुछ बड़े थिंक टैंक्स का मानना है कि इस पूरी बैठक का एक बड़ा रणनीतिक पहलू इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र का महत्व तेजी से बढ़ा है। समुद्री व्यापार, ग्लोबल सप्लाई चेन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से हिंद प्रशांत आज दुनिया का सबसे अहम जियोपॉलिटिकल स्फीयर माना जाता है। ऐसे में भारत और जापान का सहयोग रीजनल स्टेबिलिटी, फ्री मरीन रूट्स और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि दोनों नेताओं ने किसी तीसरे देश का नाम नहीं लिया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी का असर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर पड़ सकता है। यह साझेदारी सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक सहयोग के नए अवसर खोल सकती है। कुल मिलाकर यह मुलाकात केवल औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि भविष्य की साझेदारी का रोडमैप भी थी। रक्षा से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई तक दोनों देशों ने यह संकेत दिया है कि वे आने वाले वर्षों में मिलकर कई बड़े क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत और जापान की यह नई रणनीतिक साझेदारी एशिया की जियोपॉलिटिक्स को नई दिशा देगी? क्या रक्षा और हाईटेक सहयोग दोनों देशों को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाएगा? और क्या भविष्य में यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता में और बड़ी भूमिका निभाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलने शुरू होंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि नई दिल्ली में हुई यह मुलाकात भारत जापान संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद की जाएगी। भारत और जापान दोनों ही देश सामरिक संबंधों को और मजबूत करने,
साथ ही साथ इस जियोपॉलिटिकल रीजन में अपने जो सहयोग हैं उसको बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ दोनों देशों का जो एक साझा प्रयास है, कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि वो एशिया रीजन में जो है, खासतौर से अगर हम बात करें तो यहां पर चीन के बढ़ते दबदबे को कुछ हद तक कम करने की दिशा में उठाया गया कुछ बड़ा कदम है, उठाया गया कुछ बड़ा प्रयास है। हालांकि यह प्रयास अभी बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन कम से कम भारत और जापान की नजदीकी चीन को जरूर विचार करने पर, चिंतन मंथन करने पर मजबूर जरूर करेगी। क्योंकि जहां पर भारत मौजूद है, जहां पर भारत जो है, क्योंकि एक ग्लोबल मार्केट के तौर पर हिंदुस्तान की एक पहचान है और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होने के नाते भारत की जो अहमियत है वो न केवल एशियन रीजन में बल्कि थ्रू आउट ऑल वर्ल्ड उसको जो है एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। तो ऐसे में जबकि जापान और भारत अब जो है नजदीक आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर समझौते हुए हैं, तो ऐसे में चीन जो है इसको एक चुनौती के रूप में देख सकता है। बहरहाल दुनिया भर की निगाहें इसके ऊपर हैं। आप जो है इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।